हेलो। अभी अपन बात करने वाले हैं एक सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि अपने पास सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीज़ें मिक्स्ड होती हैं आपस में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? जिसका अमाउंट जो है वो कम होता है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में अगर किसी चीज़ में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोर अमाउंट का मतलब है कि जिसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसके कैसे हैं? लेस हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं? ज़्यादा हैं। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसको अपन बोल रहे हैं कि वो सॉल्वेंट है, और कम नंबर ऑफ मोल्स है तो उसको अपन बोल रहे हैं कि वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो एक टर्म आता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है अगर अपने पास जो है, जो सॉल्वेंट है, अगर वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है तो उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अपन कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम अपन डिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजोल्व हो सकता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको अपन बोल रहे हैं कि वो सॉल्युबिलिटी है हमारी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड in fixed amount of solvent, in fixed amount of solvent। ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं कि ये सॉल्युबिलिटी है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज 100 ml ऑफ वाटर है। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में अगर मैं डिजोल्व कर रहा हूँ शुगर, अगर मैं शुगर डिजोल्व कर रहा हूँ, तो जैसे कि सपोज मैंने 10 ग्राम शुगर डिजोल्व करी और इसमें आसानी से डिजोल्व हो गई। ठीक है, तो अगर आसानी से डिजोल्व हो गई, अगर मैं फिर उसमें 10 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर डिजोल्व कर रहा हूँ तो वो भी आसानी से डिजोल्व हो गई। एक टाइम ऐसा आएगा डिजोल्व करते करते कि वहाँ से आगे जैसे ही मैं शुगर डिजोल्व करूँगा वो उसमें डिजोल्व होगी ही नहीं, वो उसमें शुगर डिजोल्व नहीं होगी, उसके क्रिस्टल्स वहाँ पे प्रेजेंट रह जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अपन एक सॉल्युबिलिटी की लिमिट पर पहुँच चुके हैं, एक सैचुरेशन की लिमिट तक पहुँच चुके हैं, जिसको अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, किस टाइप का सॉल्यूट है और किस टाइप का सॉल्वेंट है, उस बेसिस पे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो बहुत टाइप के हो सकते हैं कि ये सॉलिड लिक्विड या गैस हो सकता है, ये भी सॉलिड लिक्विड या गैस हो सकता है। उसके बेसिस पे सॉल्यूशन यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो अपन उसको सॉल्यूशंस बोल रहे हैं। अपन बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक टाइप के सॉल्यूशन के बारे में कि जब अपन किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, जब अपन किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? लिक्विड में, उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी जो है वो किस तरीके से इफेक्ट होगी, यानी कि जो हम मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर पाएंगे वो कितना डिसॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर्स इस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि सपोज अपने पास जो सॉल्वेंट है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो वाटर है, और मेरे पास इस वाटर में अलग अलग चीज़ें डिसॉल्व कर रहे हैं अपन, तो डिसॉल्व कर रहे हैं तो कितना अमाउंट किसी चीज़ का डिसॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ कोई पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि पोलर मेरे पास सॉल्वेंट है जो कि कैसा है, वाटर जो है वो एक कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। अगर मैं इसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ कोई पोलर ही चीज़, जैसे कि मैं शुगर डिसॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि मैं सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ें डिसॉल्व करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट जो है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो अब पोलर सॉल्यूट है तो आसानी से पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो आसानी से वो किसमें? नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि शुगर है वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व होगी, लेकिन जब उसी शुगर को अपन डिसॉल्व करना चाहें कि जैसे कि केरोसिन में डिसॉल्व करना चाहें, बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहें, तो बेंजीन कैसा? एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है, उस बेसिस पे भी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब अपन बात करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब अगर कोई पोलर गैस अगर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी
पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास एक तो CH4 गैस है, ठीक है, और एक मेरे पास सपोज HCl गैस है। उनमें से कौन सी गैस को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी? तो उसमें है कि जो HCl गैस है ये क्या है, H+Cl- पोलैरिटी है इसमें, उसकी वजह से ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट ये जो HCl है वो तो आयनाइज हो जाएगी। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे H+Cl- में ब्रेक हो जाएगी, तो उसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। जबकि मैं बात करूं CH4 गैस की तो ये तो कैसी है, एक नॉन पोलर गैस है और उसकी वजह से इसमें आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल से अगर रिएक्ट कर जा रही है तो कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। इसका मतलब जो गैस है वो सॉल्वेंट से रिएक्ट करी, कोई दूसरा सब्सटेंस प्रोडक्ट उसने फॉर्म कर लिया, तो ये जो रिएक्शन है अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि जैसे कि अपन बात कर सकते हैं कि जैसे अमोनिया गैस है सपोज अपने पास, अगर इसको अपन वाटर में डिसॉल्व करें, किस में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करें, तो अमोनिया प्लस वाटर मिलके एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बना लेते हैं। यानी कि इसमें अमोनिया हमने जो डिसॉल्व करी वो तो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो इसका मतलब है कि ये अमोनिया आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा अमाउंट में वाटर में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टेम्परेचर, ठीक है। जब भी अपन कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अपने पास सपोज ये वाटर है और इस वाटर में कोई एक गैस डिसॉल्व करे, तो वाटर तो क्या है, उसके तो पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास होते हैं, और उसमें अगर कोई गैस आई, ये जो गैस आई तो ये लिक्विड के पार्टिकल के साथ क्या है, बॉन्ड बनाएगी, तभी उसमें स्टेबल रह पाएगी। और बॉन्ड बनाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, थर्ड पॉइंट की बात करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो एक कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है यानी कि गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी, यानी कि गैस प्लस सॉल्वेंट मिलके आप सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, और इसमें साथ ही साथ में क्या है, हीट रिलीज हो रही है। तो अब अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड, और उसकी वजह से गैस और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, जैसे ही जो यहाँ पे हीट बन रही है, अगर इससे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन है वो कौन सी साइड जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अपने आप ही क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अपने आप इंक्रीज करने लग जाएगी। उसके बाद आता है अगला फैक्टर, अगला फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैसेस के टर्म्स में देखा जाए, जो कि सॉलिड में इतना काम नहीं आता है, और वो है प्रेशर। प्रेशर एक गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। इससे पहले देखें कि जो गैस है उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उन पर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो उनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत जल्दी चेंज होती है। यानी कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। कैसी होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल। तो थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, उनके पार्टिकल्स की डिस्टेंस बदलेगी और उसकी वजह से वो आसानी से लिक्विड में सॉल्व और डिज़ोल्व हो सकती है। जैसे कि मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, अब ये वाटर है, इसके ऊपर कोई गैस अवेलेबल है अपने पास, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। जैसे ही इस गैस का प्रेशर आप थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे, इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या है, क्लोज आने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स तो पहले से ही क्या है, क्लोज, तो कोई लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना कंपैरेटिवली क्या है, आसान है। देन गैस के पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, तो उसकी वजह से वो कम डिसॉल्व हो पाते हैं। यानी कि अगर इसको प्रेशराइज करके इसके पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल्स की डिस्टेंस और लिक्विड के पार्टिकल की डिस्टेंस अप्रॉक्स सेम होगी तो वो इजीली आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स
हो सकते हैं। इस चीज़ को एक तरह से बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन हेनरी लॉ के थ्रू। जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर जो प्रेशर का इफेक्ट आता है वो एक्सप्लेन किया जाता है हेनरी लॉ के थ्रू। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas above the surface of liquid, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी यानी कि अमाउंट ऑफ गैस जो एक लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि ये जो प्रेशर ऑफ गैस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी कि एक तरह से बात करें कि अमाउंट ऑफ गैस कितना है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें m अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व है, तो वो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ गैस, ये जो प्रेशर ऑफ गैस है उसके अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड की सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो प्रेशर है वो तो गैसेस ही क्रिएट करती हैं, यानी कि जो m है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि m इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा कोई k इंटू पी। ठीक है, m इक्वल्स टू k इंटू पी। तो इस तरीके से जो गैसेस का अमाउंट है, m क्या है? अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज ये जो अमाउंट है ये W2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं 1 से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो W2 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो वो M2 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो वो N2 है। ठीक है, सॉल्वेंट के बारे में सेम बात करूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट W1 है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1 है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में है वो कितने हैं? N1 है। अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो M क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि अमाउंट ऑफ गैस जो अपने सॉल्यूशन में अवेलेबल है। ठीक है, तो M को मैं लिख सकता हूं कि W2 इक्वल्स टू K इंटू पी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं दोनों साइड W1 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं? W2 अपॉन W1 K P अपॉन W1। ठीक है, अपन एक तरह से रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं कि मोल्स के साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन होगा इस प्रेशर का। ठीक है, अब W2 अपॉन W1 जो लिखा हुआ है, W2 अपॉन W1, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? M2 और M1 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से अपन ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि M1 और M2 इस साइड भी पहले से क्या था? इधर K अपॉन W1 और P। ठीक है, ये अपना अवेलेबल था। ये क्या चीज़ है? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास क्या होता है? किसी भी चीज़ के मोल्स होते हैं, यानी कि ये है अपना N2। W1 डिवाइडेड बाई M1, इसको मैं अपॉन में, इसके भी अपॉन में ले जा सकता हूँ। तो ये क्या है? W1 डिवाइडेड बाई M1, यानी कि ये गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है अपने। ठीक है, इधर क्या है? M1 अपॉन M2, W1 K और P। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है सॉल्यूशन में, तो X2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि N1 प्लस N2। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें अगर देखोगे तो X2 इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इसमें अगर इफ़ जो सॉल्युबिलिटी है वो वेरी लेस है, सपोज सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी लेस, यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ एक तरह से सॉल्यूट डिजॉल्व है सॉल्यूशन में, क्योंकि गैस तो जनरली लिक्विड में बहुत कम ही डिजॉल्व होती है। तो उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगे। N2 क्या है? बहुत कम, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस कैसा है? बहुत कम है। तो N2 का अमाउंट जो है वो बहुत कैसा है? कम है कंपेरेटिवली N1 के। उस कंडीशन में मैं N1 प्लस N2 को
अप्रॉक्स लिख सकता हूँ कि ये N1 ही है, N2 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाएगा। तो X2 की वैल्यू कितनी आई अपनी, N2, और N1 प्लस N2 को अपन क्या लिख सकते हैं, N1 ही लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है N2 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 के W1 P, तो ये जो लिखी हुई है यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, X2 लिख सकता हूँ। यानी कि इस जगह में X2 लिखूँ, इस साइड क्या बचा, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, इस साइड क्या बचा, K अपॉन W1, K अपॉन W1 और P, ठीक है। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, M1, M2, W1, K सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट। और इन कांस्टेंट को मैं अगर इस साइड भेज देता हूँ, यानी कि क्या आएगा कि ये M2, W1 इस साइड आया डिवाइडेड बाई M1 और K अपॉन में गया, और इस साइड पूरे के मल्टीप्लाई में X2 और P, ठीक है। ये जो पूरे के पूरे कांस्टेंट मिला के इसको अपन एक नया ही कांस्टेंट नाम दे देते हैं, इसको अपन बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। यानी कि ये सब कांस्टेंट मिला के अपन ने एक नया नाम दे दिया KH, ये लिखा हुआ है X2 इक्वल्स टू P, यानी कि बोल सकता हूँ P इक्वल्स टू KH X ऑफ 2। KH क्या है यहाँ पे, KH है हेनरी कांस्टेंट। क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट क्या होता है कि किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, किसके, प्रेशर के। यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, या बोल सकते हैं P इक्वल्स टू KH X2। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है X2 के, यानी जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा, जो अमाउंट ऑफ गैस का डिसॉल्व हो रहा है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है इन द सॉल्यूशन विल आल्सो भी इंक्रीज, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन P तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X2 के, लेकिन X2 और KH में क्या रिलेशन है, X2 और KH में, यानी कि अगर मैं KH को इस साइड भेज दूँ कि P अपॉन KH इक्वल्स टू क्या है, X2, यानी कि X2 और KH, यानी कि हेनरी कांस्टेंट का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है कि 1 अपॉन KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किस टाइप के हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ा तो X2 बढ़ेगा, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर KH बढ़ा, अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करी तो उस कंडीशन में आपका X2 कैसा हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी गैसेस जिनके KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होंगी, ठीक है। उनकी सॉल्युबिलिटी अपने आप कैसी कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा हेनरी लॉ आया P इक्वल्स टू KH X2, ठीक है। अब हेनरी लॉ जो आया, क्या ये हर कंडीशन में वैलिड होगा या इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में सारी की सारी कंडीशंस के लिए वैलिड नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही क्या होता है, अप्लाई होता है। अब उन कंडीशंस के बारे में अगर अपन को जानना है तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जैसे अगर कोई सॉल्वेंट है, सपोज अपन ले लेते हैं कि वाटर ही सॉल्वेंट है अपना, ये ठीक है। अपना क्या आया था वैल्यू, P इक्वल्स टू KH X, बोले तो X2, ठीक है। ये अपना हेनरी लॉ आया। अब देखो कि कब वैलिड नहीं है, यानी कि एक तरह से बोलें कि लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, लिमिटेशंस क्या है। तो पहली लिमिटेशंस तो ये है कि कोई भी गैस अगर आपने डिसॉल्व करी कहीं पे, वो गैस आयनाइज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी अपन ने बात किया कि HCl गैस वाटर में जाते ही H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में ब्रेक हो गई, इस तरीके से आयनाइज हो गई। ऐसे अगर कुछ गैस, कोई भी गैसेस अगर इस तरीके से आयनाइज हो रही है तो हेनरी लॉ उसके लिए वैलिड नहीं है। यानी कि हेनरी लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर दोज गैसेस विच गेट आयनाइज इन द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में आयनाइज हो जाती हैं उनके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या HCl के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। HCl के लिए नॉट वैलिड,
है ना, हेनरी लॉ जो है वो वैलिड नहीं है। दूसरा अगर अपन देखें तो जो गैसेस, जैसे ही अपन ने कोई चीज़ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करी, अगर वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाती है, कोई अगर केमिकल रिएक्शन उनके बीच में हो जाती है, तो उस भी कंडीशन में जो हेनरी लॉ वो वैलिड नहीं है। जैसे कि अपन अमोनिया वाटर में डिसॉल्व किए थे, और अमोनिया वाटर में डिसॉल्व किए तो H2O के साथ रिएक्शन करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, NH4OH में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर अमोनिया डिसॉल्व करते ही कुछ रिएक्शन कर जा रहा है तो उस कंडीशन में भी हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, गैस का आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि अगर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो जैसे कि अभी अपन ने लिया था ना कि X2 की वैल्यू जो थी वो N2/N1 + N2 थी, लेकिन हमने लो सॉल्युबिलिटी पे उसको N2/N1 ले लिया था, N2 को यहाँ पे क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। यानी कि N2 बहुत कम होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तो गैसेस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएंगी, यानी कि उस कंडीशन पे भी हेनरी लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि जो प्रेशर है शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए सॉरी। तो टेम्परेचर भी उस कंडीशन में अगर लो होगा तो गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, और ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी तो ये वैलिड नहीं होगा। तो क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गैस आयनाइज नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट में जाने के बाद, गैस कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए सॉल्वेंट में जाने के बाद, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, तभी अपन इस हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये एप्लीकेबल उस कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो हेनरी लॉ है, इस हेनरी लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उस एप्लीकेशंस को एक एक करके अपन देखते हैं कि अगर जो हेनरी लॉ है, अगर हेनरी लॉ है उसकी जो सॉल्युबिलिटी अपन देखें उसमें, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर अपन जैसे कि अपन बात करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक, किसके बारे में बात करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, उनमें देखा होगा कि जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनको ओपन करते हैं तो गैस बाहर निकलती है, यानी कि वो जो है पैक करी जाती हैं, पैक्ड एट वेरी हाई प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर क्या करी जाती हैं, पैक करी जाती हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा उसमें जो डिजॉल्व्ड CO2 है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा प्रेशर पर क्या होती हैं, पैक करी जाती हैं। उसके बाद देखोगे कि अगर जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे जैसे कम करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो टेम्परेचर कैसा रखा जाता है, उसके लिए कम रखा जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी होती हैं प्रेशर बहुत हाई होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कैसा होगा, लो होगा, ताकि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, यानी कि उसमें क्या होता है, CO2 डिजॉल्व होती है इन वाटर। ठीक है, तो CO2 गैस डिजॉल्व होती है इन वाटर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद आता है कि जो सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर वगैरह होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप सी लेवल में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अंदर जैसे जैसे पानी के नीचे चलते जाओगे जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है, तो क्या है कि उस टाइम पर जो भी आप गैस ले रहे हो अपने अंदर, जो भी एयर अपन इनहेल कर रहे हैं, उस कंडीशन में उस एयर में क्या क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जनरल जो नॉर्मल एयर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पोर्शन यही होता है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली तो नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होती है ब्लड में, बट जैसे ही आप डीप डाउन जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सी के अंदर जाते हो, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि एयर की जो N2 है वो भी ब्लड में क्या होने लग जाती है, डिजॉल्व होने लग जाती है। और जब हाई प्रेशर पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा,
N2 की सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ी, इंक्रीज करी। लेकिन जब आप बाहर आ रहे हो, जब तक वो डिजॉल्व है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हो तो वो N2, क्योंकि प्रेशर ऊपर आओगे तो कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उस सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है, इस N2 के बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो कैपिलरीज जो अपनी रहती हैं उसमें N2 जब तक डिजॉल्व थी पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो बबल फॉर्म में आई तो उस कैपिलरीज को क्या कर देती है, वो ब्लॉक कर देती है। N2 गैस क्या कर देती है, ब्लड फ्लो को रोक देती है। और ब्लॉक करने की वजह से क्या है, ब्लड अगर कैपिलरीज में ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से एक बहुत पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसको अपन बोलते हैं बैंड। ठीक है, अब इस बैंड की एक पेनफुल कंडीशंस को अपन चाहते हैं कि ये ना हो, इसका मतलब कैसे भी करके जो चीज़ डिज़ोल्व हुई है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व ना हो, और बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व ना हो इसका मतलब अपन को कुछ ऐसी गैस सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसकी जो KH की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। और KH अगर हाई होगा इसका मतलब KH की वैल्यू यहाँ पे देखो, KH वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या X2, यानी कि अगर KH हाई रहा, KH अगर हाई रहा तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो चीज़ डिजोल्व नहीं होगी तो बाहर क्या आएगी। ठीक है, इसका मतलब इस N2 को हटा के अपन कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर दें जिसका KH कैसा हो, हाई हो, जैसे कि हीलियम। हीलियम के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नॉर्मल एयर में जो 21% के करीब O2 होती है, 78% जो N2 होती है, जो सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनकी इस ऑक्सीजन को इंक्रीज करके 31% के अराउंड पहुंचा देते हैं। साथ ही साथ में इस N2 को रिड्यूस कर देते हैं और उसमें क्या है 11.2% के करीब क्या हीलियम गैस ऐड कर देते हैं। और जैसे ही हीलियम गैस ऐड करी और बाकी की 55-56% क्या रह जाती है, N2 रह जाती है। तो ये जो हीलियम है, इस हीलियम की वजह से साथ एक तो ऑक्सीजन इंक्रीज कर दी, ऑक्सीजन से तो क्या है अपन जो ब्लड में जाती है वो क्या है रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट होके वापस आती है। ये जो हीलियम है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और बहुत कम होने की वजह से ब्लड में ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है। तो जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है, जब सरफेस पे आते हैं तो क्या होता है कि जो बैंड्स हैं वो बबल्स फॉर्म ज़्यादा नहीं होते हैं और बैंड्स की वाली कंडीशंस नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट अपन बात कर सकते हैं कि जो माउंटेन पर लोग जाते हैं, माउंटेन वाले हिली रीजन में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे माउंटेन्स पे जो प्रेशर है वो बहुत कम है। माउंटेन्स पे जो प्रेशर है वो कैसा है, बहुत कम है। और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उस कंडीशन में। जैसे ही प्रेशर कम हुआ X2 की वैल्यू क्या चली जाएगी, कम। तो प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में, O2 भी क्या है, कम डिजॉल्व होगा, और कम डिजॉल्व होगा तो अपन को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अपन को नहीं मिलेगा तो अपन को फील होती है वीकनेस। ठीक है, वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं उस कंडीशन में, चक्कर एक तरह से आने लग जाएंगे। तो उस कंडीशन में इस वीकनेस को अगर हटाना है तो अपन को क्या चाहिए कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इस कंडीशंस को बोलते हैं कि हम उस जिसमें अपन को वीकनेस फील हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ अनेबल टू थिंक, अपन को सोच नहीं पा रहे हैं उस कंडीशन में, उस कंडीशन को बोलते हैं कि ये एनॉक्सिया है। क्या है, एनॉक्सिया, यानी कि एक एनॉक्सिया की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। अपन को अगर कैसे भी करके ये रिमूव करनी है तो ऐसी एयर इस्तेमाल करो जिसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कैसा है, ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर जो है वो इस्तेमाल करी जाती है, जिससे अगर कम अमाउंट ऑफ एयर भी अपन इनहेल कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट एक तरह से ऑक्सीजन का है, क्योंकि 21% एयर में होती है, उससे अगर ज़्यादा है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंटली पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना एक तरह से पूरा हेनरी लॉ के जो थे वो एप्लीकेशंस थे। ठीक है, हमने हेनरी लॉ पढ़ा। हेनरी लॉ में अपन ने सॉल्युबिलिटी वगैरह, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड किस पे डिपेंड कर रही थी, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, प्रेशर पर डिपेंड कर रही थी। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही थी, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो गई थी, प्रेशर इंक्रीज हुआ सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। साथ ही साथ अगर पोलर थी गैस तो पोलर में डिजॉल्व हो गई थी। ठीक है, नॉन पोलर गैस थी तो नॉन पोलर में इजीली डिजॉल्व हो गई थी। अगर गैस जो है
वो रिएक्शन कर गई थी। जैसे कि अमोनिया रिएक्शन कर गया था, तो रिएक्शन अगर हो जा रही है तो अपने आप सॉल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज कर जा रही है। साथ ही साथ एक फैक्टर और डिपेंड करता है कि अगर गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट भी अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, गैस आसानी से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है मतलब इजीली गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, यानी कि वो अभी लिक्विड फॉर्म में है या उसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, तो वो आसानी से डिजॉल्व हो जाती है। तो गैस का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये सब फैक्टर्स थे। उसके बाद हमने हेनरी लॉ देखा। हेनरी लॉ में क्या था कि अमाउंट ऑफ जो गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जो कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखा तो P इक्वल्स टू KHX, और हेनरी लॉ कहाँ अब P प्रेशर, KH इज हेनरी कांस्टेंट, X इज द मोल फ्रैक्शन। और हेनरी लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, वो अपन ने बात कर लिया कि अगर रिएक्शन हो जाएगी तो एप्लीकेबल नहीं है, गैस आयनाइज कर जाएगी तो एप्लीकेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत कम है तो भी एप्लीकेबल नहीं है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इन कंडीशंस में जो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, बाकी अपन ने जो एप्लीकेशंस देखे कि अपन अगर डीप सी डाइवर्स होते हैं वो हीलियम मिक्स्ड एयर यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी के जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन पर जाते हैं हिली रीजन वाले लोग, वो एनरिच्ड ऑक्सीजन से एनरिच्ड जो एयर है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।